आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर में। मैं हूं आपका शक्ति सर और हम सॉल्व कर रहे हैं नीट 2023 की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स। आज के लेक्चर में मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने फर्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि लास्ट येस्टरडे ही मैंने उसको अपलोड किया था। आई होप कि आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करिए उसका फ़ायदा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ये कि प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनका न्यूमेरिकल लेवल को पहचानना कि उनका न्यूमेरिकल लेवल क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा मुश्किल सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप ज़्यादा आसान सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अभी आप 12th पास किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो उनके लिए तो यही एक टाइम इंटरवल है कि जिसमें बस वो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 25 तो मैंने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है ए बॉडी कूल फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट्स। ठीक है, द रूम टेम्परेचर इज T। तो एज्यूम दैट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी। फर्स्ट 10 मिनट में 3T से 2T का चेंज आया है टेम्परेचर में, तो नेक्स्ट 10 मिनट में कितना चेंज आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। इस तरह से ये चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ होगा? 3T से 2T ये हो गया, और ये होगा 3T माइनस टी, ये हो गया सराउंडिंग के साथ जो चेंज हुआ होता है। अभी एट प्रेजेंट कितना टेम्परेचर है? 3T है। ठीक है, 3T है और सराउंडिंग के साथ कितना वेरिएशन आ रहा है? 3T माइनस टी। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दिस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस विद सराउंडिंग। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये 10 मिनट में जितना आपको गिवन है 3T से 2T हो गया है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी। टी की वैल्यू आपको 10 मिनट दे दी गई है, तो हम भी 10 पुट कर लेते हैं वहाँ पर 10। इसको अगर सॉल्व करें 3T माइनस 2T इक्वल्स टू T विच कम्स आउट टू बी 2T ई रेज़्ड टू पावर माइनस 10 लैम्डा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस 10 लैम्डा। ठीक, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहता है नेक्स्ट सिचुएशन क्या कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में वो कहाँ से 2T से कुछ T डैश तक जा सकता है नेक्स्ट 10 मिनट में। सो अगेन हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा, और कितने मिनट के लिए है? 10 मिनट्स के लिए है। अब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया? 2T से T डैश तक गया। सराउंडिंग के साथ वेरिएशन देखेंगे, 2T माइनस टी सराउंडिंग के साथ वेरिएशन है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं देखता हूँ 2T माइनस टी डैश इक्वल्स टू टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 10 लैम्डा, इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/2 इक्वेशन फर्स्ट से आ गया, तो ये आ गया 2T माइनस टी बाई 2 इक्वल्स टू टी डैश। ठीक, ये आ जाएगा 4T माइनस टी इक्वल्स टू 3T बाई 2 इक्वल्स टू टी डैश। तो टी डैश का वैल्यू ये हमारे पास आ गया है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, 3/2T बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर कहाँ पर है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल रॉड है, तो एक एंड का टेम्परेचर, जैसे ये एक मेटल रॉड है, एक एंड का टेम्परेचर है 100 इस तरह से और दूसरे एंड का है 100 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज़ फाउंड टू बी। तो रेट मतलब कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसका जो वैल्यू है वो आपको 4 जूल पर सेकेंड दिया गया है। इफ़ द एंड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस टू 210 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी। अब देखो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू K लिखा जाता है। ठीक है, A
फिर चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड, जैसे ये अगर लेंथ ऑफ द रॉड है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक, और यहाँ पर डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। अब आप देखोगे सेम ही रॉड का अब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी किया है, अब टेम्परेचर वेरी हो रहा है, किया गया है इस तरह से। तो अब यहाँ पर भी डेल्टा थीटा कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी डेल्टा थीटा कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रहेगी क्योंकि सेम रॉड है, एरिया भी सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगी। सो फाइनली ये टेम्परेचर डिफरेंस पे ही बात टिकी होनी थी, और टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों केसेस में क्या आ रहा है, डेल्टा थीटा दोनों केसेस में सेम है। हालांकि वैल्यूज़ अलग हैं लेकिन चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम ही रहेगा विच इज़ इक्वल्स टू 4 जूल पर सेकेंड। डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट and to 54 degree Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding is, अगेन न्यूटन ऑफ कूलिंग को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। जब न्यूटन ऑफ कूलिंग को अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्या है टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 मिनट है, इक्वल्स टू, फिर क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब जो हमारे पास एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको मैं टी नॉट लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आ जाएगा 10/5 मिनट इज इक्वल टू के, एंड 60 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री सेल्सियस माइनस टी डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये भी डिग्री सेल्सियस में है, ओके। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड केस के लिए क्या कहता है, अब हमारा देखो पहले क्या हुआ था, 70 से कहाँ गया 60 डिग्री तक, फिर 60 से कहाँ जा रहा है 54 डिग्री तक, ठीक है। तो सेकंड केस में 60 से 54 जाना है, तो 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 54 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई कितना टाइम है, अगेन 5 मिनट है, इक्वल्स टू के आ गया। अब 60 प्लस 54 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6/6 डिग्री प्लस ये आएगा मिनट इक्वल्स टू के, एंड दिस इज 57 डिग्री सेल्सियस माइनस टी डिग्री सेल्सियस, ओके। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम अगर डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, 5 मिनट से 5 मिनट कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे, तो ये 5 मिनट और ये 5 मिनट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 6 डिग्री सेल्सियस, के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, ये आया 65 माइनस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 57 माइनस टी डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आया, ठीक है। इसको अब इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, ये आप देखोगे डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसमें एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल को सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 57 माइनस टी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 65 माइनस टी, तो यहाँ से टी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से ये आंसर आ गया इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कहता है, ए पीस ऑफ आयरन, ठीक, इज हीटेड इन ए फ्लेम इफ फर्स्ट बिकम्स, तो जब उसको हीट अप किया गया तो उसने पहले रेड कलर अटेन किया, उसके बाद रेडिश येलो, और फाइनली वो वाइट हॉट हो गया। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग, कौन सा लॉ इसको सही सूट कर रहा है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ इसके लिए सबसे एप्लीकेबल होता है, जो टेम्परेचर और वेवलेंथ में रिलेशन बताता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है कि कलर का वेरिएशन होता है। सो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर बी।
क्वेश्चन नंबर 30, इफ द रेडियस ऑफ ए स्टार इज आर एंड इट acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is Q? देखो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जिसको Q लिखा गया है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, जिसको हम प्यार से Q भी यहाँ पर आपको गिवन दिया गया है ना, तो वो क्या है, क्या होता है सिग्मा E A T 4 ऐसा होता है। अब ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू हो जाएगी 1, तो Q आ जाएगा सिग्मा A/T/4। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टेम्परेचर के बारे में, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। सो Q अपॉन सिग्मा A इसकी पावर 1/4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा टेम्परेचर, और Q अपॉन सिग्मा, अब A है तो 4πr², ऐसा 1/4 इक्वल्स टू T। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा इसका, ठीक है। Q अपॉन सिग्मा 4πr² की पावर 1/4, यह आपके पास आ गया डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ए सिलेंड्रिकल मेटल रॉड इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद 2 रिजर्वर्स ऑफ हीट एट इट्स 2 एंड्स कंडक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट Q इन टाइम T, ठीक है, ये वैल्यू है। द मेटेलिक रॉड इज मेल्टेड एंड द मटीरियल इज फॉर्म्ड इनटू ए रॉड, दूसरी रॉड बनाई गई जिसका हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड, बट द अमाउंट ऑफ द हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन द, ओके। सो कुछ इस तरह से है, ये एक रॉड थी बट बाद में क्या हो गया कि सेम ही मटेरियल को मेल्ट करके रेडियस को हाफ कर दिया गया, है ना। लेकिन याद रहे कि इस तरह के न्यूमेरिकल में रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बट क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो रेडियस का तो रिलेशन दे दिया गया है, रेडियस हाफ हो गया, इसका मतलब R2 क्या हो गया, R1 का हाफ हो गया। बट अगर पहले लेंथ L1 थी तो बाद में लेंथ कितनी होगी वो L2 का हमें पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता लगेगा, वॉल्यूम से पता लगेगा हमें। तो चलिए वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम होगा, V1 इक्वल्स टू V2 होगा, तो पाई R1² इंटू L1 इक्वल्स टू पाई R2² इंटू L2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, पाई से पाई टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आएगा फिर R1² L1 इक्वल्स टू R2 की वैल्यू कितनी है, R1/2 का स्क्वायर इंटू L2। R1² कैंसिल हो जाएंगे, R1² कैंसिल आ जाएंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 4L1 इक्वल्स टू L2। तो ये रिलेशन अब लेंथ का भी हमें पता लग गया है। अब रेट ऑफ हीट Q/T इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ, और एरिया को अब हम रेडियस में लिखेंगे, पाई R² होता है, इसका मतलब रेडियस बाय लेंथ, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन द सेम 2 रिजर्वर ऑफ इन टाइम T, ठीक है। तो आपको Q/T अब बताना है, अब कितना होगा पहले के कंपैरिजन में, हाँ। तो इसको लिख लेते हैं हम, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू, Q1 के लिए लिखेंगे R1² अपॉन L1 डिवाइडेड बाय R2² अपॉन L2। फिर इसको अगर मैं लिखूँ R1² अपॉन L1 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय R2², ऐसा हो जाएगा, इक्वल्स टू R1² को R1² रहने दें, L1 को L1 रहने दें, L2 को लिखा जा सकता है 4 टाइम्स ऑफ L1, और R2 को लिखा जा सकता है R1/2, सो R1/2 इस तरह से। सो Q1 अपॉन Q2 कम्स आउट टू बी, ये देखिए ये L1 से ये L1 कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 4 × 4 R1² इक्वल्स टू R1² कैंसिल हो गए, ये 16 आ गया। सो Q2 इक्वल्स टू Q1/16, ये आपके पास आंसर आना चाहिए।
बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है ए ब्लैक बॉडी एट 227 डिग्री सेल्सियस रेडिएट हीट एट द रेट ऑफ 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड at a temperature of 727 degree Celsius, the rate of heat radiated in the same units will be. ओके, स्टीफन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज कर रहे हैं हम। सॉरी, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल टू सिग्मा T4, है ना। तो क्योंकि यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट में एरिया ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अगर आप आराम से देखें तो जो E की वैल्यू है हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू सिग्मा A/T4। ब्लैक बॉडी है, E की वैल्यू 1 होगी, है ना। यूजली तो E लिखा जाता है ऐसे, E की वैल्यू 1 है क्योंकि ब्लैक बॉडी है। अब इसकी वैल्यू जो अगर आप दी गई है वो ये दी गई है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये तो होना चाहिए था कैलोरी पर सेकंड, बट ये है कैलोरी डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एरिया की यूनिट है। इसका मतलब जो आपको वैल्यू दी गई है वो इस चीज़ की दी गई है, इस चीज़ की। तो अब ये क्या बचा? सिर्फ सिग्मा T4 बचा। ठीक है, तो इसको E1 लिख लेता हूँ मैं। E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T14 और E2 तो ये ऐसा हो जाएगा फिर T24। ठीक, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए, T1 कितना है? 227 प्लस 273 कैल्विन में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। और T2 कितना है? 727 प्लस 273 पावर 4, है ना। तो इसको हालांकि हाँ, ये वैल्यू, एक वैल्यू आपको 7 दे रखी है और दूसरी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो आप सिंपली इसको देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके। सिर्फ आपसे प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है ना। यस, आपसे प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है। सो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी E1 हो गया 7 और ये हो गया ऐसे 0.05 और ये हो जाएगा 1000, पावर हो जाएगी 4। तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2। ठीक, E1 की वैल्यू तो 7 है, डिवाइडेड बाई E2 हो गया, इक्वल्स टू 1/2 की पावर हो गई 4। तो वो कितना होगा? 2 2 जा 4, ये 4 4 जा 16 हो गया, इस तरह से। सो E2 कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई बाय 7। सो इट कम्स आउट टू बी 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A आर केप्ट एट 2 टेम्परेचर्स। ठीक है, 2 रॉड्स, ठीक है, एट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर केप्ट एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2। T1 बड़ा है T2 से। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ अपॉन dt थ्रू द रॉड इन ए स्टेडी स्टेट इज गिवन बाय। तो इसने तो सिंपली आपसे फार्मूला ही पूछ लिया है कि फार्मूला क्या होता है स्टीफन्स लॉ का, रेट ऑफ हीट फ्लो का फार्मूला क्या होता है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फार्मूला क्या होता है ना, dQ अपॉन dt होता है, इक्वल्स टू K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ऐसा होता है। सो dQ अपॉन dt इज इक्वल टू K A, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 माइनस T2 और लेंथ हो गया L। तो डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है ए ब्लैक बॉडी इज एट 727 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट एनर्जी एट ए रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो हमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 4, तो कितना टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना ऐड करेंगे 273, है ना। तो अब ये केल्विन में हो जाएगा ना, 273 ऐड करेंगे तो अब ये केल्विन में हो जाएगा। इसका पावर कितना होगा, सो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000 पावर 4, बी ऑप्शन हो गया। 35 कहता है एज्यूम द सन टू हैव अ स्फेरिकल outer surface of radius r radiating like a black body at temperature T degree Celsius. The power received by a unit surface normal to the incident ray at a distance r from the center of the sun is where sigma is the Stephen's constant. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन है तो ये स्टेफन कांस्टेंट ही अप्लाई किया जाएगा। क्या लिखा जाता है उसके, पावर इज इक्वल टू सिग्मा E/T की पावर 4, तो सिग्मा E की वैल्यू हो गई 1, एरिया कितना हो गया 4πr² और T की पावर हो गई 4, है ना। ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है तो E की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। कंसीडर करो कि ये हमारे पास सन है, ठीक, और इसके सेंटर से कहीं दूर लेट से अर्थ पे, हाँ ये आपको R डिस्टेंस पे, तो अर्थ का कुछ रेडियस मैं R0 लिख रहा हूँ, दिस इज एक्ट एज अर्थ, और ये हो गया सन, और सन का रेडियस कितना है स्मॉल r, इस तरह से। तो आपसे इंटेंसिटी पूछी गई है, द पावर रिसीव्ड बाय ए यूनिट सरफेस, ये जो होता है ना पावर डिवाइडेड बाय यूनिट सरफेस, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, है ना। तो ये हो गया पावर डिवाइडेड बाय एरिया 4πr², ये हो गया इंटेंसिटी, ठीक। इसको बताना है ये कितना होगा, पावर की वैल्यू कितनी है सिग्मा 4πr² T की पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा, और 4πR² ऐसे लिखा जाएगा। देखो 4π से 4π टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा सिग्मा स्मॉल r² T पावर 4 डिवाइडेड बाय R², इस तरह से। ओके, अब आपको जो टेम्परेचर गिवन है T वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, उसको केल्विन में लिखना है ना। तो इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी सिग्मा R² डिवाइडेड बाय R² स्मॉल t ऐसे लिखा गया है, प्लस 273 की पावर, इस तरह से। तो देखो ये कोई ऑप्शन है, सिग्मा R² डिवाइडेड बाय R² T प्लस 273 पावर 4, डी ऑप्शन है ये। सो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ए ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस emit radiation with maximum intensity at a wavelength of 5000 angstrom. If the temperature of the body is increased to 1000 degree Celsius, the maximum intensity will be observed at। तो देखो ये आपको टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन है, तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करेंगे क्या होता है वो, उसमें लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन लिखा जाता है। इसका मतलब लैम्डा डैश एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम विच कैन बी रिटन एज टी डिवाइडेड बाय टी डैश। अब आपको जो टी पहले टेम्परेचर गिवन है वो है 1227 डिग्री सेल्सियस में, इसके 273 इसमें ऐड करेंगे कैल्विन में लिखने के लिए, तो ये तो हो जाएगा 1500 कैल्विन ऐसे, और जो टी डैश होगा दैट इज 1227, ठीक है ना। देखो क्या लिखा गया आराम से अगर आप देखें, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, फिर से मैं पढ़ता हूँ, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय दिस, पहले कितना था 1227 था, इंक्रीज किया गया कितनी वैल्यू से, इसको इंक्रीज किया 1000 से, है तो डिग्री सेल्सियस में,
फिर इसको 273 से ऐड किया गया सो दैट कि ये केल्विन में लिखा जाए। तो अब टी डैश किस में लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 2500 केल्विन ऐसे। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, टी डैश की वैल्यू आ गई और लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा डैश। अब सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने है। लैम्डा डैश एम डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी आई 1500 केल्विन और ये आ गया 2500 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गए, ये आ गया 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा। चलिए सो यहाँ आ जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5000 एंगस्ट्रॉम। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 1 ज़ा ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। क्लियर है सबको। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल। ओके, रेडियस आर है, लेंथ एल है, ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हुज एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर विल कंडक्ट मोस्ट हीट। रॉड्स, तो ये 4 रॉड्स के आपको डायमेंशंस गिवन है ऑप्शंस में, तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, के की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारे पास देखो हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड। इस तरह से होता है, ए जो होता है एरिया होता है। अब सेम रॉड है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो के की वैल्यू सब में सेम रहेगी, टेम्परेचर डिफरेंस सब में सेम मेंटेन किया गया है। इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टाइम इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, इसी बात पे ही डिपेंड करेगा, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब एरिया किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आर स्क्वायर बाय एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, है ना, उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखोगे फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हो तो ये है 2r ऐसे डिवाइडेड बाय 2l0, है ना। अगर मैं Q1 की बात करूँ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये आ जाएगा 4r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l0, तो ये आ जाएगा 2r0 स्क्वायर बाई l0। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l0 इक्वल्स टू 4r0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l0। तो देखो इसमें 4 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन में 2r0 स्क्वायर बाई l0 आया था और सेकंड ऑप्शन में 4r0 स्क्वायर बाई l, मतलब लेंथ कम होनी चाहिए, है ना, और ऊपर रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये यही ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि अगर आप डी ऑप्शन देखते हो उसमें लेंथ ज़्यादा है 2l, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर आप सी ऑप्शन देखते हो तो सी ऑप्शन में रेडियस सिर्फ r0 ही है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा बैठ रहा है यहाँ पर, बेस्ट तो सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है इफ लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच द रेडिएटिव एमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर T केल्विन इज मैक्सिमम देन। तो हमें पता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, इक्वल्स टू बी अपॉन टी। तो ये जो हो गया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी कंसीडर द रेडिएशन एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द रेडिएशन इज एमिटेड ड्यूरिंग द समर एंड एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द विंटर, है ना। ऐसा नहीं होता, हमेशा ही होती रहती है रेडिएशन, कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है और एब्जॉर्ब होती रहती है। द रेडिएशन एमिटेड लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड हेंस इज नॉट विजिबल। अल्ट्रा वायलेट जो होता है वो बहुत हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, लेकिन जो इंफ्रारेड होगा वो कैसी होती है, लो एनर्जी, वो लो एनर्जी रीजन होता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ह्यूमन बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब, ठीक, कंपाउंड स्लैब। तो देखो कंपाउंड स्लैब का हमारे पास फॉर्मूला, कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग। तो इस तरह से कोई कंपाउंड स्लैब हम कंसीडर कर लेते हैं, K1 और K2। थर्मल कंडक्टिविटीज़ हैं K और ये है 2K। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है K डैश इज इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2।
ये होता है जब दो स्लैब्स आपस में इस तरह से कॉम्बिनेशन में होती हैं तो। सो के डैश कितना हो जाएगा 2, K1 की वैल्यू तो K होगी, ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ K डिवाइडेड बाई K प्लस 2K। जब K डैश को मैं सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा 4K² डिवाइडेड बाई 3K, एक K टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4/3K, 4/3K बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक हो गया सबके लिए, बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 इट रेडिएट पावर 60 वाट एंड एट टेम्परेचर, देखो आपको पावर दी गई है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 727 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। फिर आपको दूसरा टेम्परेचर P2 कैलकुलेट करना है और कहता है कि कौन से टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, if the temperature of the black body changes to 1227 degree Celsius then the radiative power will be। तो स्टीफन्स लॉ पे ये क्वेश्चन है। स्टीफन्स लॉ का हम पहले भी क्वेश्चन हम बहुत बारी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये अब सराउंडिंग का आपको दिया गया है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया गया है, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, P2/P1 इक्वल्स टू, इतना तो पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बट इस बारी टेम्परेचर थोड़ा सा सराउंडिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इस तरह से जब सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको गिवन होता है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। सो P2/P1 इक्वल्स टू, T2 की वैल्यू केल्विन में लिखना है, इतनी बात भी याद रखनी है, ठीक है। केल्विन में जब लिखेंगे हम तो T2 है 1227 प्लस 273 जब करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 500 बन जाएगा, है ना, ये 4 और ये भी पावर 4 डिवाइडेड बाई T1 है 727 प्लस 273 करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा माइनस 500 इस तरह से। और P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, P1 है मेरे पास 60, तो इसको सॉल्व करने के बाद P2 आपके पास आ जाएगा 320 वाट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स एंड थर्मल कंडक्टिविटीज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A1 एंड A2 एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एट देयर एंड्स। मतलब दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, दोनों रॉड्स का T1 और T2 है, दोनों रॉड्स का टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 है। इतनी बात तो क्लियर होगी। एक K1 है और दूसरा है K2, सेम लेंथ है LL, सेम लेंथ है दोनों की। क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, एक का A1 एरिया है, दूसरे का एरिया क्या है A2 है। इफ़ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन आर इक्वल, ठीक है, इसमें H1 इसको H2 मान लेते हैं, H1 इक्वल्स टू H2 कह रहा है वो, देन कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो क्या होता है H1 क्या होता है KA, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ K, ये A1 आएगा, ये A2 आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और लेंथ भी सेम है, ये K1 है और ये K2 है। तो क्या आ जाएगा फिर, ये आएगा K1A1 इक्वल्स टू K2A2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ, इतना तो पता हमें वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना, और इसी वेवलेंथ की हेल्प से हम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको अगर ग्राफ भी पता होगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ होते हैं, है ना, तो ये आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज बताते हैं। मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एनर्जी आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। अगर ये लैम्डा मिनिमम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, इस तरह से। तो वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑप्शन ए जो है एक मान के चलिए कि ये डेफिनेशन ही है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज टू एन आइडियल ब्लैक बॉडी। देखो सारे के सारे जितने भी है ना, यहाँ पर मैंने देखा है ब्लैक लैम्प है, प्लेटिनम ब्लैक है, ए लैम्प ऑफ चारकोल हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, सारे कुछ हद तक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं, बट वेरी क्लोज टू ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी कौन होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो कैविटी ही होती है। आपने देखा होगा कैविटी विद ए वेरी स्मॉल होल, है ना, जैसे ये कोई एक कैविटी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक कैविटी है, लेट्स से ये कोई एक कैविटी है और इसमें वेरी स्मॉल होल,
तो इसमें एक बहुत ही छोटा सा होल होना चाहिए, तो जो उतना छोटा कि आपको दिख भी नहीं रहा, तो उसमें से जो भी फिर लाइट एंटर करती है, एक बार लाइट एंटर कर जाएगी वो फिर अगर कैविटी की तरह ही बनाना है तो कुछ ऐसा होता है, वो आपको दिखाई दे जाती है इस तरह से। और जो भी लाइट एक बार उसमें से एंटर कर जाती है वो फिर इधर उधर टकराती रहती है, वो उसका एग्ज़िट होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एक बार लाइट अंदर आ गई वो बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, कुछ 98% से भी कम चांस होता है, मतलब इतना चांस है कि लाइट अंदर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिलेंड्रिकल रॉड है, कितना है, H1 है, टेम्परेचर ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड T2। तो इस तरह से एक रॉड है, रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है, H1 है, एंड पॉइंट्स के टेम्परेचर हैं T1 और T2। इफ़ ऑल द डायमेंशंस ऑफ रॉड बिकम डबल्ड, ठीक है, L2 क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L1, A2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया 1, इस तरह से, एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, देन द रेट ऑफ हीट फ्लो H2 क्या हो जाएगा, तो H2 क्या होगा, H2 क्या होता है, KA/L डेल्टा थीटा, बट टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर सेम रहेगा तो H2 तो ऐसा लिखा जाएगा, और H1 कैसा लिखा जाएगा, H1 हो जाएगा फिर KA1/L1। चलिए H2/H1 करते हैं, क्या आएगा, H2 की जगह लिखा जाएगा KA2/L2 और H1 की जगह लिखा जाएगा KA1/L1। K से K टर्म कैंसिल हो जाएगी इस तरह से। एरिया 2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया 1 और L1, L2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L1 और एरिया 1, एरिया, ओके। तो इसका मतलब एरिया जो है ऐसा ना लिख के, एरिया रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ट्वाइस होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ना कंसीडर करके रेडियस को कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू ये πr2² L1 एंड 2 टाइम्स ऑफ L1 और A1 क्या होगा, πr1², ऐसा। अब आप देखोगे L1 से L1 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया R2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R1² डिवाइडेड बाय R1², तो ये आ जाएगा 4, और एक 2 ये भी था, है ना, ये आपको 2 दिख रहा होगा, ये वाला 2 यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4R1² डिवाइडेड बाय 2R1², ये आ जाएगा 2, R1² कैंसिल हो जाएंगे, सो H2/H1, सो H2 कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ H1 आ गया, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सोर्स एट टेम्परेचर 2000 केल्विन इज लैम्डा। अगेन आपको लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस पे पूछा गया है। देन व्हाट विल द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट द टेम्परेचर, सो λ2/λ1 इज इक्वल टू T1/T2। सो λ2 आपको कैलकुलेट करना है, λ1 आपको लैम्डा ही दिया गया है, इक्वल्स टू T1 दिया गया है आपको 2000 केल्विन और T2 आपको गिवन है 3000 केल्विन। ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 आ गया, ओके। ओके सो λ2 कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ऐसे ये आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड ऑन ग्रेविटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है।
48 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस, व्हाट वुड हैव बीन द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अर्थ इफ द सन हैड टेम्परेचर ट्वाइस दैट ऑफ द। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं सन वाला, जिसमें मैंने इंटेंसिटी का जिक्र किया था। आप उस क्वेश्चन को दोबारा से फॉलो करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला फिर से लिख के दे देता हूँ, E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2 पावर 4। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A black body is at a temperature of 500 Kelvin. It emit energy at a rate which is proportional to ना emit energy। तो हमें पता है it is directly proportional T की पावर 4। तो T कितना है हमारे पास 500 Kelvin है, is directly proportional to this one। So this is our required answer, right? So it is option number A। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैंने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को आपके सामने रखा है। इससे पहले मैंने वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स और सॉलिड्स वाले चैप्टर 5 चैप्टर और ये 6 चैप्टर है। तो ये 6 चैप्टर मैंने कर लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे 12th क्लास के चैप्टर भी अभी इंट्रोड्यूस कर लेने चाहिए, जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है। ऐसा ना हो कि 12th क्लास भी आप रिवाइज करना चाहते हो, जैसे न्यूक्लियाई हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर होता है ना, सेमीकंडक्टर्स होता है। ये जो स्कोरिंग है, जो बच्चा अभी 12th पास करके आया है उसके लिए तो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि उसको ये बातें अभी याद होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, हालांकि अभी मेरे पास ऑसिलेशन बचा है, अभी वेव्स बचा है इसके लिए, है ना, थर्मोडायनेमिक्स बचा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बचा है, लेकिन वो 4 चैप्टर से पहले मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 चैप्टर 12th क्लास के भी यहाँ पर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा बैलेंस बना रहे 11th क्लास और 12th क्लास का। जो बच्चा 12th पास करके आया उसका 11th तो ऐसे ही भूला पड़ा है, जो 12th है वो उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो 12th भी उसके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे उसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या एटम जो है, न्यूक्लियाई जो है, सेमीकंडक्टर, ये जो 4-5 छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन स्कोरिंग है, सब सवाल आता है इसमें से, ये आपके सामने रखूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। तो शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, हार्ट बनाकर, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ये काम करते चलिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।